नाम, चीज़, जगह, जानवर और तुम ये बन जाओ मैं ये बन जाता हूँ, उसमें ये कसौटी शामिल हो गया। मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियां, चौथी की दुल्हन की तरह प्यारी गलियां। मैं लाड़काना, नौदेरो, सिंधी और मैं आज अचानक आ गई हूँ। परवीन शाकिर, हम एक समझ लें ट्रायंगल थे, मैं परवीन मेहताब, और उनसे हमारा एक बहुत ही प्यार की मोहब्बत का दोस्ती का रिश्ता था। ऐसे सेलिब्रिटी बन गए थे कि अब ये मुमकिन ही नहीं। आदिलजादा साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं तो चाहूँगा हमारी कि जवानी के दोस्तों में हैं। कुछ रोशनी डालें इफ्तिखार साहब की शायरी, ज़िंदगी या वो जो कुछ चाहें। कोई शुबा नहीं कि वो हमारे अहद के निहायत मायनात शायर हैं, मैं इतना ही कह सकता। वाह। अच्छा इफ्तिखार साहब, गुफ्तगू तो चलती रहेगी। मैं उबैदुल्ला बेग साहब का जिक्र हुआ, जिक्र खैर, और बड़ा अच्छा हुआ बकौल गाजी साहब के इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी मारूफ शख्सियत, उनका जिक्र हो गया। उबैदुल्ला बेग साहब के बहुत सारे नामों का आपने जिक्र किया, मुख्तलिफ नाम रख लेते थे, और मेहताब राजदी साहिबा का भी आपने असली नाम बताया, बद्र था, ये शायद लोगों को ना पता हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कुरैशपुर साहब का नाम असली था? लोग कहते थे ना कि ये क्या है कि कुरैशपुर एक शख्स का नाम है और रहीम यार खां एक शायर का नाम है। असमें उनका नाम था AQ कुरैशपुर, वो अब्दुल कादिर कुरैशपुर। वो बहुत देर ईरान में रहे थे, उनके वालिद वहाँ पर काम करते थे। और उबैदुल्ला कुरैशपुर साहब की फ़ारसी गालिब मैं गुजारिश करूँ कि फ़ारसी बोलने वालों से बेहतर थी। यानी वो इस कदर अच्छी फ़ारसी बोलते थे। और हसनैन काज़मी साहब उनके सदर शोबा थे, ख़बरें पढ़ते थे फ़ारसी की, बेहद हिसाब फ़ारसी पे उनको तसल्लुत, कमांड जिसको हम लोग अंग्रेज़ी बहुत था, और फ्रेंच भी जानते थे, अंग्रेज़ी भी जानते थे। कुरैशपुर साहब बहुत और कॉम्पिटेंट बहुत थे, बहुत अच्छी मेज़बानी करते थे। बेग साहब के बारे में बात की है आरिफ साहब ने। बेग साहब का और आरिफ साहब का तो बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन रहा। मिजाजन दोनों मुख्तलिफ थे, उसके बावजूद इनकी बेसिक जो खुसूसियात थी वो एक जैसी थी। देखिए, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है और जाना जाता है। तो इन लोगों के अंदर जो दरवेशी है, इनकी तमाम रूमानियत के बावजूद जो इनके अंदर है, इनकी तमाम शरारतों के बावजूद, इनकी तमाम जो खुसूसियात हैं, दीगर आम लोगों की खुसूसियात, उसके बावजूद इन लोगों में एक दरवेश बैठा है, एक फ़कीर बैठा है, एक डाउन टू अर्थ इंसान बैठा है, जो अपने आप को पीछे रख के अपने दोस्त का इस वक्त जिक्र कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। अकील अब्बास जाफरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? कि एक दफ़ा आपने जिक्र किया था कि जब कसौटी शुरू हुआ तो उस वक्त जो टीम बूझने वालों की थी वो कुरैशपुर साहब पर और उबैदुल्ला बेग साहब पर मुश्तमिल थी, और आपकी वो पोजीशन थी जो कुरैशपुर साहब की थी। तो वो ज़रा बयान कीजिए कि कुरैशपुर साहब की जगह आपने कैसे ली और आपने कुरैशपुर साहब की जगह कैसे ली? जी, वो ये हुआ कि उस ज़माने में ये नहीं मालूम होता था कि कौन आदमी ज़्यादा अहम है। 3 आदमी हम होते थे। हम जैसे गाजी भाई ने बताया कि हम लोग रेडियो पर बैठे रहे, एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक मेज़ थी। तो गाजी भाई आ गए या अनवर खलील आ गए, असद मोहम्मद ख़ान आ गए, तो ये लोग, अफजल सिद्दीकी मरहूम, तो ये तय हुआ कि एक रोज़ उबैदुल्ला बेग वो करेंगे मेज़बानी, और एक रोज़ कुरैशपुर करेंगे, और एक रोज़ इफ्तिखार आरिफ करेंगे। ये बदलता रहेगा। मुझे जिस दिन मुझे करनी थी तो उस ज़माने में रोशनी का ये था कि मेरे गोले गोले से नज़र आते, मुझे नज़र ही नहीं आता था। अब वो जो बूझ के मुझे दे रहे हैं इशारा, मैंने कोई 18 मिनट 12 मिनट 18 बोलते ही मैं चला गया किसी चीज़ के बारे में। उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं करेगा, बाकी ये दोनों करेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूँ कि किसी भी आदमी की दुनियावी कामयाबी के लिए जहाँ 2 बातें ज़रूरी हैं, एक तो उसके मातहत अच्छे हों, और दूसरे ये कि उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बेहतर हों। मैं उन खुशनसीबों में हूँ कि मुझे मुदब्बिर रिज़वी जैसे आदमी मिले। मैं क्या, जैसे शकील भाई ने भी कहा कि कुछ
सुना दीजिए। एक आजकल आपकी एक गज़ल है, वो बहुत सारे सियासतदान नहीं, और कोई शेर आता हो ना आता हो, लेकिन वो ज़रूर दोहराते हैं वो, और आम गुफ्तगू में भी, मेरे महबूब आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। एक ये इसकी फरमाइश है, दूसरा ये कि वो आखिरी आदमी का रिज। जी मैं, और तीसरी ये कि खूं बहा। और एक फरमाइश मेरी भी है, जितनी बातें हुई हैं उनसे मुझे बार बार आपकी वो नज़्म याद आ रही है, और वो रवैया भी उस पर पूरा उतरता है जो आपका है, जो उबैदुल्ला बेग का था, वो है अबू ज़र गफ़ारी और गैर मामूली। अबू ज़र, हाँ मैं सुना दूँ। और गैर मामूली नज़्म है, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो इस्तेआरे हैं ये करबला के ये ओढ़े हुए नहीं थे, ये अंदर उतरे हुए थे। और जो आइडियल शख्सियत है जिस पर नहीं लिखा गया, ये गैर मामूली नज़्म है। मैं सुना सकता हूँ। मैं ये मुझे याद भी है। ये मैं शहर गुल के, शकील भाई, शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है। शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। और रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। और जो इन्होंने नज़्म कही है, फिर मैं वो आपकी गज़ल के शेर पढ़ दूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक हदीस से मैंने उसका आगाज़ किया ताकि मौलवी साहब मुझे मारे नहीं। ज़ाहिर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं तो एक बुज़दिल आदमी हूँ, तो मैंने उसका पहरा हिसार उसका बना लिया था और हुजूर की एक हदीस से उसको शुरू किया था। सलाम उन पर, दुरूद उन पर। वो कह रहे थे, किसी ने फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो। अबू ज़र वो कह रहे थे, ज़मीन ने बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया जो तुमसे सच्चा हो। अबू ज़र फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो। अबू ज़र वो कह रहे थे, फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो। अबू ज़र ज़मीन ने बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया जो तुमसे सच्चा हो। अबू ज़र तमाम अहले यकीन तस्दीक कर रहे थे, सभी यसारो यमीन तस्दीक कर रहे थे। सलाम उन पर, दुरूद उन पर। मगर ज़माने ने ये भी देखा वही मदीना है और अबू ज़र हैं और मिंबर है और मिंबर का फ़ैसला है। मगर ज़माने ने ये भी देखा वही मदीना है और अबू ज़र हैं और मिंबर है और मिंबर का फ़ैसला है। और अब जो मिंबर का फ़ैसला है वो कौल सादिक़ से मुख्तलिफ है। और अब जो मिंबर का फ़ैसला है वो कौल सादिक़ से मुख्तलिफ है। जो कौल सादिक़ से मुख्तलिफ है वो फ़ैसला मेरे और मिंबर के दरमियान एक सवाल बनकर ठहर गया है। बहुत ज़माना गुज़र गया है मगर अबू ज़र निगाह में हैं। बहुत ज़माना गुज़र गया है मगर अबू ज़र निगाह में हैं। पसे कमी गाहे जबर ज़ोरावरों की साजिश के सारे मंजर निगाह में हैं। दमिश्को बगदादो करतबा के सलासिले मसलहत की बख्शिश पे पलने वाले तमाम मिंबर निगाह में हैं। जहान मज़लूम बाब दीगर का मुंतज़िर है, नया ज़माना नए अबू ज़र का मुंतज़िर। सलाम उन पर, दुरूद उन पर। नज़्म तमाशा जी हाँ, कब ख़त्म होगा ये लगता है बिल्कुल आजकल के हालात में। पिछले साल हमने जो जंग ग्रुप निकालते हैं ना, कैसा होगा अगले साल के लिए, तो उसकी कवर पे हमने इसी को इस्तेमाल किया था। लेकिन ये कोई 15 साल पहले की है, 10-15 साल है ना? जी हाँ, 10 साल। हाँ। बिखर जाएंगे हम, बिखर क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ
हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा, ये सब कठपुतलियाँ रक़्सां रहेंगी रात की रात, ये सब कठपुतलियाँ रक़्सां रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। ये सब कठपुतलियाँ रक़्सां रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा। अरे इफ्तिखार साहब, मैं एक सवाल करूँगा यहाँ पे कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है, नक़ाद हज़रात, ख़वातीन और आपके पढ़ने वालों का, कि शायद आप बहुत ज़्यादा लिख सकते थे, मतलब हजम के एतबार से, जो जितना भी आपने लिखा है वो भी बहुत है बक़ौल फैज़ साहब के, लेकिन आप इससे ज़्यादा लिख चुके थे। लेकिन फिर एक ट्रांजिशन, यानी हम तो उसे ट्रांजिशन या तग़य्युर कहेंगे, लेकिन कुछ कहने वाले कहते हैं कि वो मज़हब की तरफ जो आपकी रवानगी है वो एक इंटेलेक्चुअल अज़ाइलम जैसी कोई चीज़ है। तो ये कितनी दुरुस्त बात है? मुझे मालूम नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कुछ। मैं तो कोई, देखिए मैंने बिल्कुल आपको सच्ची बात बताऊं, अब ये इसमें कोई किसी किस्म का तकब्बुर नहीं है कि मुझे कोई शोहरत मेरी बहुत हो चुकी हुई थी जब मैंने शायरी शुरू की जी, मगर अल्लाह ताला की मुझ पर बहुत मरहमत और बहुत, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और यानी मेरी हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, मगर जल्दी जल्दी मुझको शोहरत उधर की थी वो इधर आ गई, चुनांचे मुझे ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ी। वो एक तरफ से थे उनका, वो शायर भी है और वो शेर भी कहता है, और वो कसौटी वाला जो लड़का है वो शेर कहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैंने अपने अंदर महसूस की कि मुझे चीज़ों से मोहब्बत नहीं हुई। किताब ख़रीदने के पैसे हों, लिबास साफ सुथरा हो, और बस, और किताब पढ़ने का वक्त, इससे बेहतर कोई काम नहीं। यानी मुझे आज यकीन कीजिएगा कि मैं, यानी नहीं लिखना, आपने पूछा ना लिखा कम, देखिए बुखारी साहब, मरहूम जुल्फ़िकार अली बुखारी से किसी ने कहा कि आप अपना मजमुआ क्यों नहीं छपवाते, तो उन्होंने कहा इधर आओ, और पीछे उन्होंने फ़ारसी के बड़े शुआरा के दवावीन रखे हुए थे, उनका कि इन्होंने शेर लिखे हुए हैं, अब मैं भी इनके होते हुए शेर लिखूँ। मगर जैसे अस्करी साहब ने कहा कि भाई ठीक है, बड़ों ने अपना काम किया है, जो आपका काम है वो आप कीजिए। थोड़ा सा काम किया है, कोई इस पर गर्रा नहीं है किसी किस्म का। मोइनुद्दीन हैदर साहब तशरीफ़ फरमाए। जी जी। एक दफ़ा मैंने इनसे कहा, मुझे किसी ने कोई धमकी आमेज़ ख़त लिखा। अब जब ख़त लिखा उसमें लिखा कि हम तुमसे निमट लेंगे वगैरह, तो हमने जैसे होता है अपने दोस्तों में, मेरे दोस्तों में अज़ार शिकरी और अफजल शिकरी और शुएब सडल थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने कोई मुझे एक रिवॉल्वर लेके दे दिया, और मुझे ये वज़ीर दाखिला थे, लाइसेंस भी मुझको मिल गया। तो मैंने जनरल साहब से कहा कि, तो जनरल साहब ने कहा कि मियाँ एक बात याद रखिए, कभी इस्तेमाल न कीजिएगा, इसलिए कि जो मारने आएगा वो आपसे ज़्यादा तैयार होगा, जितनी देर में आप संभालेंगे आप। थोड़ा मोइनुद्दीन हैदर साहब से इस पर रिएक्शन ले लें जो इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं हर एक को ये कहता हूँ, हम समझते हैं कि हथियार रखने से हिफाजत मिलती, इंसान महफूज होता है, लेकिन जो डाकू है या आपके घर में आता है या आपको गाड़ी रोकता है, तो उसका ट्रिगर पर हाथ होता है। सही।
और जब तक आप अपने हथियार तक पहुंचेंगे वो गोली चला देगा। तो बाकी शरीफ लोगों को डराने के लिए काम आ जाता है ये। वैसे आप वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, जनरल साहब, आप उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, तो इफ्तिखार साहब ने लाइसेंस के अलावा असलहे के लाइसेंस के अलावा कोई और चीज़ आपके ज़रिए हासिल की हो? जी, मैं बल्कि इन्होंने मुझे बहुत चीज़ें दी। अच्छा। और बहुत नायाब किताबें, वाह, जो उर्दू में कहीं मिलती नहीं थी, इन्होंने दोबारा पुरानी पुरानी किताबें निकाल के छपवाई और वो इनके पास मौजूद थी, उन्होंने पूरा सेट मुझे भेजा। तो बहुत शुक्रिया। तो एक फौजी को किताब भेजना बहुत जो है बड़ा तोहफा होता है। बिल्कुल। वो पढ़ भी लेते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं। सही। मुझे लग रहा है आप कुछ उससे फ़र्क पड़ा किताब जी, वहाँ तक इसलिए इस पहुँचने से। महफिल में आके बैठे हुए साहब। इफ्तिखार साहब, उर्दू अदब इस नहज पर, उसको अगर आप दुनिया की दीगर बड़ी ज़बानों के कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सिनेरियो से अगर कंपेयर करें तो क्या मुकाम है उर्दू का? देखिए, शायरों के और अदीबों के और अदब के मुकाबले नहीं होने चाहिए और तकाबली मुख्तलिफ हैं। मसलन मैं थोड़ा बहुत, जो गाज़ी भाई ने तो मोहब्बत में एक बात कह दी, लेकिन मैंने पढ़ा ज़रूर है, इसलिए कि अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके ज़माने में जो दूसरे लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, और आपकी शायरी दूसरी शायरी में क्या हो रहा है। अच्छा, आपके सूरत हाल और लातीनी अमेरिका के शुअरा की सूरत हाल कमोबेश एक जैसी है, अफ्रीका के मुल्कों की सूरत हाल एक जैसी है, नौआबादियाती निज़ाम से आज़ादी के वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ उर्दू में जैसा शेर लिखा गया है दूसरी ज़बानों में कम लिखा गया। जैसे हमारे यहाँ शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम अफसाना वगैरह कहानी वगैरह कहते हैं, वो जैसी लिखी गई है वो दूसरी ज़बानों में कम लिखी गई। नावल हमारे यहाँ कम लिखा गया है। तनकीद हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान में बेहतर लिखी गई है। यानी हमारे यहाँ इनफरादी तौर पर लोग हैं, अस्करी साहब हैं, मुमताज़ साहब थे, मुश्तबा साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, लेकिन फैज़, राशिद, मीरा जी, मजीद अमजद, ये चार आदमी इधर, और अख्तर ईमान और मखदूम और सरदार और कैफ़ी और मजरू, अगर ये उर्दू के तमाम ये जो शायर हैं 1910 से लेकर और 1912 तक की पैदाइश जिन लोगों की है, एक बिल्कुल आप ये देखिए, मखदूम, कैफ़ी, सरदार, जानिसार, मजरू, साहिर, उधर फैज़, राशिद, मीरा जी, मजीद अमजद, इधर इतना बड़ा जिसका शेरी सरमाया हो, वो कौन सी ज़बान ऐसी है जिसमें इतने बड़े शायर? वाह, बड़ी। आरिफ भाई। हाँ जी, मैं गुजारिश करूँ, मेरे ख्याल में शायरी होनी। जी जी, शायरी वो मैं सुना देता हूँ। अभी कुछ दिन लगेंगे। इफ्तिखार साहब, ये इस पे मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जिक्र किया था कि एक खालदा रियासत का कोई ड्रामा था जिसमें इनकी जी वो यही है, तो यही नज़्म उसका है। कोई बैकग्राउंड इस तरह का था कि शायद राना जी, मैं और मेरी एक साथी जो बाद में टेलीविज़न की मैनेजिंग डायरेक्टर हुई, राना शेरवानी, राना शेख, तो मैं और राना और हसीना मुइन जी, हम तीनों एक इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो राना ने मुझे कहा कि ज़ाहिर है हमारी बहुत ही दोस्ती है, तो मुझे कहने लगी कि तुमने कुछ ताज़ा लिखा? तो मैंने कहा हाँ मैंने कुछ लिखा है, मैं इस्लामाबाद नया नया आया था। तो कहने लगी कि सुनाओ। मैंने कहा यहाँ मैं क्या सुनाऊँ? तो वो हसीना, ज़ाहिर है वो उन्होंने और इसरार किया। खैर वो मुझको अच्छा लगता है अपना शेर सुनाना। तो मैंने उनको नज़्म सुनाई तो कहने लगी कि खैर वो दोनों लड़कियां जज्बाती हो गई बहुत, और क्योंकि वो मेरी राजदार भी थी हसीना तो हमारी बहनों की तरह थी, मगर हमारी सिर्फ मैं और गाजी भाई जानते हैं, बाकी इस पूरे मजमे में कोई और नहीं जानता। तो वो हम दोनों वो सब जानती थी और हम
वो रोने लगी और कहने लगी कि ये मुझे लिख दो अभी। खैर वो राना ने मैंने लिख के भिजवा दी। वो बाद में उसने पड़ोसी में खालदा रियासत पर, अब वो जब उसकी इशाअत हुई तो खालदा वहाँ आई और खैर वो ये नज़्म है, इरशाद। अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जहाने रंग के सारे खसो खाशाक सब सर्व सनोबर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जहाने रंग के सारे खसो खाशाक सब सर्व सनोबर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है, वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है, वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं, मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं। किसी दिन दिल की लौहे मुंतजर पर अचानक रात उतरेगी, मेरी बेनूर आँखों के ख़जाने में छुपे हर ख्वाब की तकमील कर देगी, मुझे भी ख्वाब में तब्दील कर देगी। एक ऐसा ख्वाब जिसका देखना मुमकिन नहीं था, एक ऐसा ख्वाब जिसके दामन सच्चाक में कोई मुबारक कोई रोशन दिन नहीं था। अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा वाक़यात होते रहते हैं, शायर, अदीब, म्यूज़िशंस और लिखने वाले उससे काफ़ी कुछ अख़ज़ करते हैं। तो एक वाक़या शायद अली इफ्तिखार के हवाले से कोई था, वो एक बड़ी नज़्म बड़ी खूबसूरत है, अगर मैं फरमाइश अच्छा, अब क्या होता है, हम अपने बच्चों को ऐसे डांट डपट देते हैं। जमीलुद्दीन आली साहब ने एक दफ़ा मुझसे एक बात कही जो समझाने के तौर पर, और मुझे वो हमेशा मुझे याद रहेगी, और उसकी तौसीक़ यूसी साहब ने भी की कि हम बच्चों को अपने तौर पे देखना चाहते हैं, हम अपनी तरह देखना चाहते हैं। बच्चे हमसे मुख्तलिफ होते हैं तो उनको मुख्तलिफ होने देना चाहिए। हर आदमी को हम अपना जैसा क्यों बनाना चाहते हैं। अली इफ्तिखार की माँ से मैंने बता दिया है कि अपने बेटे को तितलियों के करीब जाने से रोकिए। अली इफ्तिखार की माँ से मैंने बता दिया है कि अपने बेटे को तितलियों के करीब जाने से रोकिए। इसे रोकिए कि पड़ोसियों के घरों में झूले पड़े हुए हैं तो इससे क्या, इसे क्या पड़ी कि कबूतरों को बताए कैसे हवाएं इसकी पतंग छीन के ले गई। अली इफ्तिखार की माँ से मैंने बता दिया है, इसे क्या खबर के, और कुछ ऐसे फिर मैंने अपने आप से रिलेट किया, वो बिल्कुल ऐसे फजूल ये दो मुझसे। बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानता। क्या बात, क्या बात। बुरा नहीं मानिएगा, कहीं कहीं आप महाजिरा गए। इनका जो ताल्लुक़ रहा है सिंध के साथ, और जो नाम लिए हैं, उन्होंने तो कोई तासुब कभी बरता नहीं। तुमसे बिछड़कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा। अब हर शख्स के ऊपर वो लागू हो जाता था।